भैया आप सब लोगों को राम राम। एम के कैंपस यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। ये अपना पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 4 अगस्त को सुनवाई हुई थी। HSSC के खिलाफ लगभग 17 केस लगे थे भाई। 17 केस की सुनवाई चली थी। दोपहर को 12 बजे के आसपास सिंगल बेंच का ऑर्डर आया था, तो अपने HSSC ने वो ऑर्डर चैलेंज किया था शाम को 5 बजे। पढ़ पुढ़ के इतना टाइम तो ना लगता, मैंने भी 15-20 मिनट में पढ़ लिया था और अच्छी तरह समझ में आ गया था। उसके बाद अगर हम ऑर्डर देखें तो ऑर्डर आया रात 10 बजे, तो डबल बेंच में गया। डबल बेंच में सुनवाई हुई रात को 10 बजे के आसपास। तो डबल बेंच भी सहमत नहीं हुई, क्योंकि सिंगल बेंच के जज ने ऑर्डर इतना खतरनाक निकाल रखा है कि डबल बेंच कुछ कर ही नहीं सकती चाह के भी। तो अभी आज 8 बजे कह रहे हैं सुनवाई है डबल बेंच की। तो उसमें देखो अगर कुछ हो जाता है तो बाकी मुश्किल लग रहा है। वैसे तो ये अपना ऑर्डर आया था हरसीराम सिंह सेठी जी जस्टिस हैं, उनके द्वारा। उन्होंने ओरल में बोला था और टाइपराइटर ने अपना लिखा था। तो ये इस प्रकार था कि जो पहले पेज पे बताया गया है HSSC के द्वारा कि भाई ऐसे ऐसे पेपर कंडक्ट हुआ था ग्रुप C और D का, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है। और ये 50% इसके अंदर मार्क्स थे क्वालिफाई होने के, और 40% रिजर्व्ड कैटेगरी के थे। परसेंट ये याद रख लेना, ये अपना यहाँ पर है 50 और 40%। फिर अपना हम नेक्स्ट पेज पे एक छोटी सी गलती हो गई टाइपराइटर से, या पता नहीं है कि लूप होल है, अगर HSSC फ़ायदा उठा सके तो। इसमें कहा गया है देखो, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट वाज हेल्ड ऑन 5/6/11/2022। जो अपना CET का प्रीलिम्स पेपर हुआ था वो किसके द्वारा कंडक्ट करवाया गया था? NTA के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। और इसमें क्या कर रहा है? हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। तो ये एक गलती हो गई, अगर इसका फ़ायदा उठा सकें तो। फिर उन्होंने समझाया है कि भी क्लोज 7 में ये बात बोली थी कि भी हम 5 टाइम्स बुलाएंगे अगर 30 से कम वैकेंसी हो, और 4 टाइम्स बुलाएंगे अगर 30 से ज़्यादा वैकेंसीज हुई। देखो, लेस देन 30 देन 5 टाइम्स बुलाएंगे, और मोर देन 30 तो इफ़ पोस्ट्स आर मोर देन 40 देन 4 टाइम्स बुलाया जाएगा एडवर्टाइजमेंट पोस्ट के खिलाफ, ये बोला गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसी पेज पे। अपना इन्होंने कहा था कि भी 7/3/2023 को एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ की गई, जिसमें ये कहा गया कि भी सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो वेटेज मार्क्स है ना, देखो ये रहा, सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया इन CET स्कोर टू सर्टेन कैंडिडेट्स, उनको सर्टेन कैंडिडेट्स को दे दिया गया। ठीक है, और इस वजह से द रिटर्न एग्ज़ाम विच वाज शेड्यूल्ड ऑन 1/7/2023 रिजर्व्ड फॉर द कॉमन इज़ फाइनलाइज्ड एंड अपलोडेड। तो उस टाइम पे जो रिज़ल्ट था ना वो अपलोड कर दिया गया कि ये बच्चे हैं क्वालिफाई। तो अगेन नोटिस में आया इशूड बाय द कमीशन ऑन 28/6/2023 को, जो कि कैंडिडेट से पूछा कि भी क्या आप अपने मार्क्स वापस लेना चाहते हो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के। तो जिनका मर्जी हुई उन्होंने वापस ले लिया, जिनकी नहीं मर्जी हुई इन्होंने वापस नहीं लिया। तो इन्होंने वापस से रीफाइनलाइज्ड करके और एक मेरिट लिस्ट बना दी। रीफाइनलाइज्ड इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द कैंडिडेट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर। इस एडवर्टाइजमेंट के उस पर उन लोगों ने मेरिट लिस्ट बना दी जिन लोगों ने अपने सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स वापस लिए। फिर जो पिटिशनर था उसने कहा है कि 24/7/2023 से पहले, जो भी केस नहीं लगा था पिछले महीने ही, उससे पहले इन्होंने कहा था कि हम 2-3 वीक्स में सारा का सारा फुलफ़िल कर देंगे जो भी कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि भी सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर हटवाने हैं अगर जिन्होंने फेक ले रखे हैं। तो इन लोगों ने फिर से एडवर्टाइजमेंट निकाली कि भी नोटिस निकाला कि भी जिन भी लोगों ने गलती से नंबर क्लेम किया वो अपने हटवा लें, नहीं तो मैं FIR दर्ज करेंगे। तो फिर से उसके बाद कुछ बंदों ने हटाए, लेकिन
और फिर उसके बाद इन लोगों ने मेरिट लिस्ट इशू कर दी और नेक्स्ट डे ही इन लोगों ने ग्रुप 56 और 57 की डेट ऑफ होल्डिंग रिटर्न एग्जामिनेशन, ग्रुप 56 और 57 का रिटर्न एग्जामिनेशन हेल्ड कर दिया 5 और 6 अगस्त 2023 को। कब? 7/3/2000। एडवर्टाइजमेंट, ये एडवर्टाइजमेंट है ना सीईटी की, ये उसके विरुद्ध था। फिर अपना जो पिटिशनर है उसके द्वारा कहा गया कि भी इन्होंने अपना दिमाग का तो बहुत ही कम यूज़ किया है जी, बिल्कुल यही लाइन बोली गई, इज़ विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड नॉट करेक्ट द फैक्ट, मतलब बिना दिमाग का यूज़ किया, बिना फैक्ट्स को सही किए इन लोगों ने फाइनलाइज कर दी। कैसे, वो मैं बता रहा हूँ। अब आगे जो भी हुआ है ना उसको मैं अपनी ओरली बता रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि भी हमने डाटा तो कर ही लिया, तो कोर्ट ने पूछा रिस्पेक्टेड जज ने कि भी आपने डाटा कर लिया कि आपने एक बच्चे का डाटा किया है? तो उनके द्वारा कहा गया कि सर ये पॉसिबल नहीं है इस स्टेज पे, हम फाइनल स्टेज पे आप लोगों का कर देंगे, कि भी फाइनल स्टेज पे जैसा आप चाह रहे हैं हम फाइनल स्टेज पे हर बार करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये वो केस नहीं है, ये केस है कि आप लोगों ने प्रीलिम्स के पेपर में जो बच्चे क्वालिफाई किए टायर 2 के लिए, आपने टायर 2 के लिए 50% क्राइटेरिया नहीं रखा, आपने रखा 4 टाइम्स का, और 4 टाइम्स में आप उन बच्चों को भी एंटर करवा रहे हो जिन्होंने फेक 5 नंबर लिए हैं। मान लो फिर उसके बाद रिस्पेक्टेड हाई कोर्ट ने एक एग्जाम्पल भी दिया, ये पिटिशनर ने दिया है कि भी सचिन कुमार एंड अदर्स वर्सेस DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड का ऑन डेटेड 3/3/2023 3 मार्च 2021 को कि भी इन्होंने कहा है कि भी आप है ना जो नंबर क्लेम कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 14 और 16 के अकॉर्डिंग वो ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल मैनर में होना चाहिए। या तो सबको वो नंबर दो, या तो एक लाइन कर दो कि भी उसके बाद जितने भी हैं वो सारे एलिजिबल हो जाए, हम बाद में देखेंगे नंबर है या नहीं है। अगर ऐसा नहीं हो पाता, आज कंपटीशन का ज़माना है बहुत ज़्यादा, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कुछ एक बंदों को तो मार्क्स दे देंगे और फिर कुछ बंदों को मार्क्स नहीं दे पाएंगे, और बाद में पता लगेगा कि आपने वो जो मार्क्स दिए थे वो उन्होंने गलत तरीके से कंज्यूम कर दिए थे। फिर आप कुछ भी करे जाओ, वो जो सही बंदे थे जो उनकी जगह आ सकते थे मेरिट लिस्ट में वो तो रह गए ना। और बात बिल्कुल जायज़ है रिस्पेक्टेड पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की। उसके बाद इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है रिस्पेक्टेड जज ने कि भाई मान लो आप लोगों के 25 कैंडिडेट्स हैं, देखो मैं वो एग्ज़ाम्पल ये रहा, इन्होंने कहा मान लो 5 पोस्ट हैं और 5 पोस्ट के विरुद्ध 25 कैंडिडेट हैं, तो और उसमें से 2 कैंडिडेट वो आ जाते हैं जिन्होंने सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया गलत तरीके से लिए हैं, सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स गलत तरीके से लिए हैं। तो इसमें क्या होगा, आप उन लोगों को 2 को लेटर स्टेज पे बाहर निकाल देते हो अगेंस्ट सीरियल नंबर 26 और 27। लेकिन अब बात ये हुई कि आप लोगों ने उनको तो निकाल दिया जिन्होंने गलत तरीके से लिए थे, लेकिन उन 2 की जगह पे और 2 बंदे आ सकते थे जो सही मार्क्स कंज्यूम किए हुए हैं, लेकिन आप लोगों की पॉलिसी के उसमें वो नहीं आ पाए, तो वो तो उनके साथ तो अन्याय हो गया। तो ये कहा है कि भी प्रीजुडिस जो आ रहा है ना वो उन बच्चों के साथ वो गलत हो रहा है। कैंडिडेट्स कैन नॉट बी रिमेडिड वंस द सिलेक्शन इज स्टार्टेड। तो प्रीजुडिस तो ये ध्यान में आ रहा है कि अगर एक बार ये स्टार्टिंग हो गया ना, मान लो आप लोगों ने पेपर ले लिया, तो फिर उसके बाद हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो स्टार्ट हो चुका है, फिर हम भी बन जाएंगे। तो अब तो हम स्टे दे सकते हैं, आप लोग अपनी जो भी इरेगुलरिटीज़ हैं पेपर में वो दूर कीजिए। फिर उसके बाद रिस्पेक्टेड जज के द्वारा ये सब चीज़ें बोली गई जो भी बताई गई थी। फिर उन्होंने ये कहा कि भी ये रिकॉर्ड पे लेके आ रहे हैं, केम ऑन द रिकॉर्ड दैट कुछ कैंडिडेट्स ने अपने मार्क्स विड्रॉ किए हैं अंडर सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया।
लेकिन रिजर्व्ड मेरिट लिस्ट में जो मार्क्स जो इन्होंने बाद में रिजर्व्ड मेरिट लिस्ट दी है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स विड्रॉ करने के बाद, वो सही नहीं है। उन लोगों के भी इन लोगों ने चेक नहीं किए जो बंदे रह गए। देखो, these dispensaries, these discrepancies should have been rectified before declaring the result of CET। तो ये जो भी था ना सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स थे, ये CET का रिजल्ट आने से पहले हर हाल में हो जाने चाहिए। अगर नहीं हुए तो फिर कोई फाइनल रिजल्ट का मतलब ही नहीं है। ये रिस्पेक्टेड हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया। अच्छा जी, फिर इन्होंने कहा, मैं अब आप लोगों को फाइनल वो दिखा देता हूँ कि भी फाइनली क्या बात हुई। ये है फाइनल जो रिस्पेक्टेड हाई कोर्ट का ऑर्डर है। ध्यान में रखते हुए जो प्रेजेंट पिटिशनर है are allowed to extend that the respondent will publish a fresh revised common eligibility test। कि भी जो प्रेजेंट पिटिशनर है उसके द्वारा कहा गया है कि भाई आप लोग दोबारा से फ्रेश CET का स्कोर जारी करेंगे। वो है अपीयर्ड इन द, जो भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में अपीयर्ड हुए थे। कब? आफ्टर वेरिफिकेशन, जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो इन्होंने कंज्यूम किया है बच्चों ने मार्क्स, उनके मार्क्स वेरीफाई करने के बाद, वेटेज अंडर द सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। ठीक है, फिर उसके बाद आप उन लोगों का रिवाइज्ड कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट स्कोर फाइनलाइज्ड करेंगे और वो एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/3/2023 के विरुद्ध में उनके मार्क्स आप लोग लेकर के आएंगे। ठीक है जी, तो इन लोगों ने ये कहा है कि भी आप लोग ऐसा ऐसा करेंगे। और जब तक ये नहीं हो जाता, एक और था, ये रहा, आफ्टर रीफाइनलाइजिंग द रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट ऑफ द CET as directed in this, the respondent are directed that when the process of selection is provided in this undertaken, the roll number of the candidate who are being called for the written examination for the particular post and the two under the particular category। और इन लोगों ने कहा कि भाई जितने भी बच्चे आप पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट के विरुद्ध बुला रहे हो, आप उनका रोल नंबर मेंशन करेंगे। जैसे हम ग्रुप नंबर 56 में कैटेगरी नंबर 361 362 में फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, क्या पता ये ना हो, कोई भी कैटेगरी नंबर के विरुद्ध में अगर हम इतने बच्चों को बुला रहे हैं जिनके लिए कॉमन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो उसके विरुद्ध इतने बच्चे हमने लिए हैं और टॉप पे ये है और लास्ट रैंकर ये है, आप लोग ये सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, इन लोगों को एकदम स्कोर लिस्ट भी जारी करनी पड़ेगी। ठीक है जी, अब ये पहली बात थी। और ये दूसरी बात थी, ये सारी चीज़ कि भी आप लोग वेरीफाइड जो भी मार्क्स हैं उन लोगों को अच्छे से देखेंगे। अगर किसी ने भी गलत तरीके से क्लेम किए उन मार्क्स को हटाएंगे और जो फेयर मार्क्स क्लेम किए हैं उनको रखेंगे। उसके बाद आप लोग मेरिट लिस्ट बनाएंगे। मेरिट लिस्ट बनाने के बाद एडवर्टाइजमेंट में जिनका एक एजुकेशनल है बैकग्राउंड, जैसे किसी के लिए कॉमन ग्रेजुएशन मांग रखी है तो उसके लिए अलग से कट ऑफ जारी करेंगे। जिनके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है उसके लिए अलग से कट ऑफ जारी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अपने इसमें बताई गई हैं। ठीक है, इसमें फिर इसके बाद कहा गया है कि भाई रिटन टेस्ट इज शेड्यूल्ड फॉर 5/6/8/2023। 5 और 6 अगस्त को जो रिटन एग्जामिनेशन था जो कि रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट के हिसाब से था, कब? 25/7/2023 को जो रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट आई थी उसको हम नोट 2 उसको हम संज्ञान में ले रहे हैं और हम ये डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टेड नोट टू होल्ड द रिटन टेस्ट शेड्यूल्ड फॉर 5 और 6। और हम ये डायरेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग रिटन टेस्ट नहीं लेंगे 5 और 6 अगस्त 2023 को।
इज गोइंग टू कॉज प्रिजुडाइज टू द कैंडिडेट, जो मैंने पहले बताया था ना, प्रिजुडाइज टू द कैंडिडेट, कैंडिडेट्स के साथ ही अन्याय हो जाएगा कि भी इन लोगों ने 5 नंबर गलत तरीके से कंज्यूम किया, तो जो रियल कैंडिडेट है वो बाहर निकल जाएंगे, फेक कैंडिडेट्स अंदर आ जाएंगे। जैसे कई बार कई यूट्यूबर्स ने भी बोला है कि उनके गांव में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अमीर हैं दबा के, और 1.80 से इनकम कम दिखा के उन लोगों ने 5 नंबर कंज्यूम कर रखे हैं, वो बहुत ज़्यादा गलत, तो उनको भी बाहर निकालो जिन लोगों ने गलत तरीके से कर रखे। फेयरनेस से होने दो ना सिलेक्शन। एंड सेड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रही है, एंड सेड रिटर्न टेस्ट शुड बी हेल्ड आफ्टर रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट ऑफ द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ये जो टेस्ट है ये आप तभी ले सकते हो जब आप रिटर्न टेस्ट, तभी ले सकते हो जब आप रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट निकाल लें कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की। तो ये है अपना मेन ऑर्डर, इसमें कहा गया स्टे के लिए, और ये साफ साफ लिखा गया है। तो यही था हमारी तरफ से थोड़ा सा ये कि भाई आप लोगों को ऑर्डर पढ़ के सुना दिया जाए, किसी को नहीं समझ में आता हो तो कोई ज़रूर नहीं, सबको इंग्लिश आती हो, कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब मेरे हिसाब से काफ़ी टाइम लगने वाला है, लगभग 1.25 लाख या 2 लाख बच्चे हैं जिन्होंने सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स क्लेम किए हैं। तो उनका हर एक पर्टिकुलर ईच एंड एवरी कैंडिडेट का इन लोगों को डाटा खंगालना पड़ेगा, वापस से एसडीएम को भेजना पड़ेगा, तहसीलदार को भेजना पड़ेगा, वो डाटा ग्रास रूट लेवल पे जाके खंगालेंगे, या फिर वो उनकी फैमिली आईडी से देखेंगे एचएसएससी में बैठकर ही, और कि फिर से केस लग सकता है कि जिनकी फैमिली आईडी में तो गलत डाटा दे रखा है, हम तो नहीं होने देंगे पेपर, तो फिर से उसके ऊपर इरेगुलरिटी सामने आ सकती हैं। तो देखो केस तो था बिल्कुल जायज़, एक केस में एक भी ये नहीं है कि ये गलत तरीके से केस था, नहीं हो सकता उन लोगों की मंशा गलत हो, लेकिन केस एकदम 100% सही केस है। ये केस मैंने भी पढ़ के बहुत ही सही लगा कि हाँ भाई अच्छा केस है और ऐसा होना भी चाहिए। ये केस फ्यूचर में जाके एग्जाम्पल बन सकता है काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो इस बिहाफ पे मार्क्स कंज्यूम करते हैं और उनको बाहर निकालना हो। तो बहुत बढ़िया केस किया गया है ये रिस्पेक्टेड एडवोकेट के द्वारा। तो आप लोगों से यही है कि आप लोगों के पास टाइम है महीने भर का, मेरे हिसाब से ये या तो 25-26 को करवाएंगे सैटरडे संडे को, या फिर ये सितंबर में चला गया आप लोगों का पेपर बिना कुछ सोचे समझे। आराम से महीना है, 25 दिन या महीना तो आप लोगों के पास है। आप लोग इस टाइम पे कर सकते हैं कि अपनी एमके कैंपस की यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप लोग आराम से जितने भी मैंने सीईटी मेंस के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, करंट अफेयर के नाम से बनी हुई है, करंट अफेयर्स को चाट जाओ बिल्कुल अच्छे से याद करो। अलग अलग टॉपिक वाइज मैंने सीरीज़ बना रखी है आप लोगों की सहूलियत के लिए, बिल्कुल हैंडमेड नोट्स के द्वारा। फिर उसके बाद आप लोग सीईटी मेंस में जाओगे तो उसमें आप लोगों को इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इंश्योरेंस, रूरल मार्केटिंग, हरियाणा इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, कैग, फाइनेंस कमीशन, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर दी गई हैं। और आज से आप लोगों के लिए मैथ्स भी लेके आऊँगा। मैथ्स की क्लास 6 वहाँ पर कंप्लीट कराई गई, जिसमें आप लोगों को डिविजिबल फार्मूला जो आप कहते हो ना ये नहीं आता, वो क्लास 6 से आता है पेपर में, देख लो। यानी कि आप लोगों को 6ठी क्लास भी नहीं आती मैथ की अच्छे से, तो वहाँ से आप लोग 6th क्लास करेंगे, अपना बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, देखेंगे मेरे को क्या आता है क्या नहीं। और धीरे धीरे हम लोग 6th से 10th तक की अपनी सोशल साइंस यानी कि विज्ञान और एसएसटी सोशल साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अपना मैथमेटिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट अपना ख़त्म करेंगे 6 से 10th तक की क्लास तक के अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। तो भाई आप लोगों के पास टाइम है, अपना अच्छे से पढ़े। इस टाइम को व्यर्थ की बातों में ना गवाएं कि फलाने ने ये कर दिया, धकड़े ने ये कर दिया, एचएसएससी ने ये कर दिया। देखो एचएसएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गलतियाँ होती हैं, चेयरमैन से भी हुई है, हालांकि बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं। फालतू में गुड बुक्स के में आने के चक्कर में चेयरमैन ने बार बार इंटरव्यू दिया, बच्चों को गुमराह किया। तो उसके बिहाफ में मेरे हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट को तुरंत एचएसएससी चेयरमैन को बाहर कर देना चाहिए और नए चेयरमैन को कोई ढंग के चेयरमैन हो जो सीरियस हो। फालतू में गुड बुक्स में ना आने की बजाय
आप लोग अच्छा काम करो, अपने आप गुड बुक्स में आ जाओगे, उसमें कोई भी इशू नहीं है। देखो ये लोग पेपर लेने वाले थे उसमें जनवरी में, ये कहा कि भी जनवरी 7-8 से हम स्टार्ट कर देंगे, याद हो तो स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद इन लोगों ने कहा हम लोग मार्च में स्टार्ट कर देंगे। इन लोगों ने पूरी डेट भी फाइनल कर दी, कैलेंडर भी निकाल दिया। फिर सबसे बड़ी बात देखो, इन लोगों ने वो कैलेंडर की डेट ये नहीं बताई कि हम लोग पोस्टपोन कर रहे हैं, नहीं, वो कैलेंडर की डेट चली गई, आई गई होगी। हमारे रिस्पेक्टेड चेयरमैन साहब मिस्टर भोपाल सिंह खदरी इंटरव्यू देते हैं कि भाई हम अभी नहीं ले सकते, अभी फलाना है दिकड़ा है, बच्चों ने केस कर दिया, ये कर दिया, बहुत सारी वो दी, लेकिन उन लोगों ने नोटिस नहीं निकाला कि हम उस डेट को पेपर नहीं ले रहे। फिर उन लोगों ने ये कहा कि भी हम मार्च में नहीं ले पाएंगे, हम लोग अप्रैल या मई में 100% हो जाएगा, तब भी नहीं लिया। फिर से इसका इंटरव्यू आया भोपाल सिंह खदरी साहब का, इन्होंने कहा कि भी हम छुट्टियों में ले लेंगे, गर्मी की छुट्टियों में हम पूरे पेपर कर लेंगे। फिर कहीं से ये बात चल के आई सामने मेरे पास कि भाई अगर आप गर्मी की छुट्टियों में ले लेंगे तो ये तो 14-15 दिन में सिमट जाएंगे पेपर, तो बच्चों को तो ध्यान ही नहीं रहेगा, अक्टूबर तक हम लोगों ने इनकी ज्वाइनिंग करवानी पड़ेगी, तो बच्चों को ध्यान कैसे रहेगा कि हम लोगों ने पेपर लिए है। तो इससे बेटर आप लोग 1-2 महीना आगे खिसकाओ पेपर को। तो इन लोगों ने पेपर को आगे खिसकाया। तो अब अगस्त के अंदर इन लोगों की जाने मरने की स्थिति हो गई थी कि भी लेना ही है पेपर कैसे भी करके। देखो पेपर लिया जाता है स्टूडेंट्स के लिए, HSSC या किसी गवर्नमेंट के लिए नहीं लिया जाता पेपर। पेपर लिया जाता है कि भी जो सोशल एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसके विरुद्ध जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ होने चाहिए ऑफिसेज में, उनकी शॉर्टेज है, तो HSSC को डिमांड भेजी जाती कि भी आप इन लोगों को जल्दी से जल्दी रिक्रूट कीजिए ताकि जो काम चल रहा है सरकारी उसमें बाधा ना उत्पन्न हो। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए होता है सारा खेल। लेकिन इन लोगों ने अपने लिए खुद के ऊपर, मैं के ऊपर लेके इन लोगों ने किया ये कि जल्दी जल्दी पेपर लेने के चक्कर में मेरिट लिस्ट को ध्वस्त करते हुए गलत लोगों को शामिल करके और ये पेपर लेना चाह रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा गलत थी, ऐसा नहीं होता है। तो ये HSSC की गलत बात थी। आई थिंक CMO को, चीफ मिनिस्टर ऑफिस को तुरंत ये संज्ञान में लेना चाहिए और HSSC की जो चेयरमैन की जो स्टाफ है या उनके जो मेंबर हैं उनमें कुछ परिवर्तन करते हुए कुछ अच्छे मेंबर्स को लेके आना चाहिए जो स्ट्रिक्ट एक्शन ले, ना कि किसी की बातों के ऊपर एक्शन ले और किसी ने ज़बरदस्ती कर दी, किसी ने प्रेशर डाल दिया, प्रेशर में काम ना करें, अच्छा काम करें, एक्यूरेसी से काम करें, उसे वैसे मेंबर्स को शामिल करना चाहिए चेयरमैनशिप के लिए। तो भी मेरा तो यही था और आप लोग अपनी तैयारी में जुटे रहें। पेपर होगा, 100% होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है, मान लो ये बात, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। प्रेशर नहीं होता तो AG ऑफिस के बंदे रात को 11-12 बजे तक ऑफिस में नहीं बैठे हुए होते, समझे। HSSC के बंदे रात तक ऑफिस में नहीं बैठे हुए होते। और जो भी चेयरमैन साहब ने कहा कि भी हमारा हैक हो गया था कंप्यूटर, हमारा फलाना हो गया था कंप्यूटर, हमारा दकड़ा हो गया था कंप्यूटर, बच्चों ने हैक कर लिया था, मैं बाद में नाम सार्वजनिक करूँगा, ये सब मेरे को तो लगता है बकवास, ढोकलेबाजी 1 नंबर की। क्यों, रीज़न दे देता हूँ। चेयरमैन साहब सेड हम लोगों ने IIT हैदराबाद से बंदे बुलाए। भाई साहब हैदराबाद कितनी दूर है, समझ में आ रहा है? स्पेशल प्लेन करके बुलाया होगा मेरे हिसाब से, चार्टर्ड प्लेन, और वो चार्टर्ड प्लेन कहाँ उतरवाया होगा, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे, फिर ये आए होंगे। क्यों चेयरमैन साहब आपके NIT कुरुक्षेत्र में नहीं है बंदे? एथिकल हैकिंग का बहुत बढ़िया है वहाँ पे प्रोफेसर, ठीक है जी, बच्चे बहुत बढ़िया हैं वहाँ पे एथिकल हैकिंग के। चलो छोड़ देते हैं भाई, मान लेते हैं NIT कुरुक्षेत्र में नहीं है, IIT दिल्ली तो मानी हुई है, वहाँ के बंदों ने तो सुपर कंप्यूटर बना दिया था, आप लोगों ने उसको ना बुला के IIT हैदराबाद से बुलाया। क्यों, ये बात क्यों बोली गई? ताकि IIT हैदराबाद इतनी ज़्यादा दूर है और बच्चों को थोड़ा सा ये उसके कि हाँ वहाँ से आने में टाइम लगेगा, जो IIT हैदराबाद के बच्चे हैं तो टाइम लगेगा, तो बच्चे ये थोड़ा सा पिघल जाएंगे कि हाँ भाई हमारा कंप्यूटर हैक कर लिया, इसीलिए इतनी दूर से बच्चे आ रहे हैं और उनको आने में टाइम लगेगा। ये सब ढोकलेबाजी है
अगर सच है तो FIR दर्ज क्यों नहीं करवाते? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत नहीं करवाएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। इन लोगों से क्लैरिकल मिस्टेक हुई है, गलती से कोई बटन दबा है एंटर का या शफल का, और सब के आपस में फ़ोटो और पास ये अपना एड्रेस सब का चेंज हुआ है, रोल नंबर वगैरह। तो इसकी वजह से ये एनॉर्मेलिटीज़ आई हैं। अपने स्टाफ की गलतियों को छुपाने के लिए इन लोगों ने कहा है कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है, हमारी साइट के ऊपर हैक करने की कोशिश की गई। तो ये सब तो बकवास लगता है मेरे को। तो IIT हैदराबाद से बंदे बुलाएं, क्यों IIT दिल्ली चली गई कितने, या और भी आसपास में बहुत सारी IITs हैं। IIM के बंदे भी सक्षम हैं। IIM रोहतक है, IIM गुड़गांव बनने लग रहा है सेक्टर 25 में। तो ये सब बकवास है। HSSC के ऊपर इतना भी बिलीव मत करना। ये चेयरमैन साहब हैं, ये अब गुड बुक्स में रहने के लिए बच्चों की कुछ भी बोल सकते हैं, ये याद रख लेना। चलो भाई, अपना तैयारी करते रहो। ये तो कितनी भी बहस है, कितनी लंबी कर लो, हालांकि HSSC की गलती है, और HSSC को मान के दोबारा से सारी की सारी एबनॉर्मेलिटीज़ को ठीक करके और ये पेपर दोबारा से अच्छे तरीके से कंडक्ट करना चाहिए, नहीं तो ये नहीं होगा। 25-26 तारीख तक अपना अच्छे से कर लो यार। 1-1.25 लाख बंदे हैं, एक्स्ट्रा बंदों को बुला लो आप लोग अपने ऑफिस में, और दिन रात जुटे रहो। 20 दिन में आप लोगों का 2 लाख बंदों को नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हो। 10 मिनट के अंदर अंदर 2 बंदों का कैंडिडेचर हो जाता है। 20 बंदों को रखो, 10 मिनट के अंदर अंदर 40 बंदों का हो गया। कोई बड़ी बात थोड़ी ना है यार, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। अपना अच्छे से तैयारी करो। आप स्टूडेंट्स के लिए मेरा यही है, अच्छे से तैयारी करो। अपनी प्लेलिस्ट में सारी की सारी सीरीज़ मिल जाएंगे, और टेस्ट दोबारा से लगाओ। जो भी आप लोगों के लगती थी गलतियां हैं, हम इन 4-5 दिन में हमारा ध्यान भटक गया था, वहाँ से दूर हटा के और अपना एकाग्रित कर लो। किसी की भी बातों पर यकीन मत करना, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर यकीन करना। हालांकि वो भी नहीं लग रही मेरे को यकीन करने लायक है, फिर भी वहाँ पे तो हमें करना ही पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। तो भाई यहीं से आप लोगों का के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, और अच्छे से तैयारी करो, और सभी हेल्दी रहो, बीमार मत पड़ जाना, कहीं प्रेशर में आके बीमार पड़ जाओ। एंड धन्यवाद, एंड साइनिंग आउट, बाय बाय।